हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव गैनीमीट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं 29 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए स्टैटिक जीके और जीएस से रिलेटेड सबको होलिस्टिक अप्रोच में डील करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए। ठीक है गाइस, चलिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान जो है उसका जनक किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले मैं आंसर आपको बता देता हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक है गाइस, देखिए आपको मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में पूछा गया कि जो झंडा समिति थी, झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। अगर आपसे पूछ ले कि जो संविधान था, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, और संविधान को कब लागू किया गया, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर पूछ दे कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया और कब लागू किया गया, तो देखिए संविधान का अंगीकृत वाला डेट हो जाता है 26 नवंबर 1949 और कब लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। यानी अगर आपसे पूछ दे संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रखिएगा। और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत का, भारतीय जो तिरंगा है, भारतीय तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया था। तो ये इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है गाइस, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। इसको भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत की प्रस्तावना है, प्रस्तावना, या उस समय उसको कहते थे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको संविधान सभा में कौन पेश किया और कब पेश किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। ठीक है गाइस, और किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। तो इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन सभी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया पाइथन क्या है। देखिए यह एक तरह का, पाइथन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। नहीं, पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी गाइस, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके एग्जाम्पल जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैं उसको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे आप लोग सी सुने होंगे, सी प्लस प्लस सुने होंगे, जावा सुने होंगे, स्विफ्ट सुने होंगे, और ये स्विफ्ट एप्पल वाला होता है मैक वर्जन का, और कोबोल सुने होंगे, पीएचपी सुने होंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक है गाइज, तो पाइथन आप लोग याद रखिएगा, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने ग्रह उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिए इसरो ने अपने कमर्शियल आर्म से 104 उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, और इन्होंने कब लॉन्च किया था, 15 फरवरी। ये डेट भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, जो क्वेश्चन में दिया है ये भी आया है कि कब लॉन्च किया था। 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किया। इसरो के, अगर आपके बारे में, इसरो के बारे में पूछा जाए तो इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में।
इसरो के हेड कौन है? के सिवान। इसरो का अगर आपसे पूछ दे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलोर मैं लिख देता हूँ हिंदी में। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2.4। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिए रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। अगर आपसे पूछ दे कि यूरिन यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो हर तरह के क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं पीएच वैल्यू के बारे में, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ दे कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। देखिए पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच स्केल, और बीच में होता है 7। तो 0 से 7 जो होता है वो अम्लीयता को दर्शाता है, और जो 7 से 14 होता है ये क्षारीयता को दर्शाता है, और जो 7 होता है ये न्यूट्रल यानी उदासीनता को दर्शाता है। उदासीनता को दर्शाता है। अगर पूछ दे कि अपना जो पानी है उसका पीएच कितना होता है, तो उसका हो जाएगा 7। तो ये सब गाइस इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि पीएच स्केल और पीएच वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट थिंग की कितनी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि पीएच स्केल की खोज किसने की, तो उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। और एक चीज और बताइए आप लोग, ये कहां से सांसद हैं? तो ये अपने हरिद्वार से सांसद हैं, ठीक है गाइस। रमेश पोखरियाल निशंक अभी हाल ही में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, इसको शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है गाइस। अगर आपसे पूछ ले कि जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, इसके पहले शिक्षा मंत्री, यानी अगर पूछ ले कि 2018 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है गाइस। और जो ये रमेश पोखरियाल निशंक हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या ये उत्तराखंड के सीएम थे या नहीं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए कि क्या ये उत्तराखंड के सीएम थे या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की? देखिए इसका आंसर तो आपको हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है गाइस। अगर देखिए डिफरेंट डिफरेंट विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं सभी क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहली बात कि 2018, 2019 और 2020, ये सभी क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए दिमाग में, ठीक है गाइस। 2018 की मेजबानी किसने किया? भारत। 2019 की मेजबानी किसने किया? चीन। और 2020 की मेजबानी जो क्वेश्चन में पूछा है, उसकी मेजबानी किसने किया? कोलंबिया, ठीक है गाइस। और इसका थीम आप लोग याद रखिएगा, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम भी पूछी जा रही है एनटीपीसी में, तो थीम को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है गाइस। और 2019 में जिसकी मेजबानी चाइना ने किया था, उसकी थीम थी बीट एयर पोल्यूशन, ठीक है गाइस। और जो 2020 की जो थीम थी, वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर, इट्स टाइम टू नेचर। ठीक है गाइज, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में, तो इसको आप कहीं ना कहीं राइट कर लीजिए। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पूछा गया इंटेल i9 क्या है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे प्रोसेसर है, प्रोसेसर है। ये विंडोज में लगता है, जैसे i3 हो गया, i6 हो गया, i9 हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि एप्पल में कौन सा प्रोसेसर होता है, एप्पल का प्रोसेसर कौन सा होता है, मैक हो गया। ठीक है गाइस, तो ये प्रोसेसर वाले सवाल जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सार्क, सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। सार्क का पहली बात मैं इसके बारे में सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क की स्थापना कब हुई, 1985। सार्क की स्थापना जब हुई तो कहाँ पे हुई थी, ढाका। लेकिन सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर इस समय पूछ लिया जाए तो काठमांडू, काठमांडू। ठीक है गाइस, अगर मेंबर कंट्री पूछ दिया जाए सार्क की मेंबर कंट्री कौन है, तो उसका एक ट्रिक होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, MBBSPAIN। कोई MBBS डॉक्टर है, ठीक है गाइस, और उसने किसी पेशेंट का चीड़-फाड़ किया तो उसको क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। तो यहीं से इसके ट्रिक है, MBBS पेन। तो M से हो जाएगा मालदीव, मालदीव। B से हो जाएगा भूटान, और इस B से हो जाएगा बांग्लादेश। S से हो जाएगा श्रीलंका। P से हो जाएगा पाकिस्तान। A से हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। I से हो जाएगा भारत यानी इंडिया यानी भारत, और N से हो जाएगा नेपाल। तो देखिए एक ट्रिक से आप लोग सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया 2016 में हुए विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में आपको मैं सभी चीजें बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि विमुद्रीकरण कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई, तो वो कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आरबीआई के गवर्नर पूछ लिया जाए तो उस समय आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। और इनकी एक बुक है, यह भी क्वेश्चन में पूछी जा रही है, इनकी एक बुक है ओवरड्राफ्ट। इसको भी कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या भी हाल फिलहाल में बहुत चर्चित रही है बुक ये ओवरड्राफ्ट। ठीक है गाइस, और अगर आपसे पूछ ले कि इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और एक कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है गाइस, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। किस एक्ट के द्वारा हुई, 1934 के एक्ट के द्वारा हुई। ठीक है गाइस, अगर आपसे पूछ दे किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे हुई। अगर आपसे पूछ दे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर शुरुआत में तो कोलकाता था, बाद में मुंबई कब शिफ्ट हुआ, तो 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुआ। ये सभी क्वेश्चन आरबीआई से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। ठीक है, और इसी दिन नाटो की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, नाटो आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है गाइस, ये हो सकता है मेरे फोटो से ये ढक जाए ब्रुसेल्स बेल्जियम, तो आप लोग समझ जाइएगा कहाँ पे है ये। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया इसी से रिलेटेड कि
महाभाष्य, जो महाभाष्य है, महाभाष्य, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है पतंजलि। ठीक है। और देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तो हो गया एंशियंट बुक। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कूली, कूली बुक के लेखक कौन है? वो है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। एक क्वेश्चन पूछा गया वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर, शशि थरूर। देखिए शशि थरूर की तो कई बुक हैं, जैसे आपको मैं बताता हूं, द एरा ऑफ डार्कनेस इन्होंने बुक लिखी है, द एरा ऑफ डार्कनेस, एक बुक लिखी है इन्होंने द ग्रेट नोवेल, एक बुक लिखी है इन्होंने पैक्स इंडिका। तो ये सभी बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं शशि थरूर की, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया जातक कथाएं किससे संबंधित थी? तो इसका संबंध जो था वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से था। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी, पूर्व जन्म की कथाएं थी। ठीक है गाइस, कथाएं थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी, लेकिन इसका वर्णन कहां पे है, जातक कथाओं का वर्णन कहां पे है? तो इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन त्रिपिटक जो होता है बुद्ध धर्म का ग्रंथ है, और त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद सुत्त पिटक के अंतर्गत एक खुद के निकाय एक इसका भाग है, इसके 10वें भाग में ये लिखा गया है। देखिए मैं क्या बोला, आप ध्यान से सुनिए। जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी वो जातक कथाओं में वर्णित, जो जातक कथाएं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी। और इनका वर्णन, जो जातक कथाएं, इनका वर्णन कहाँ पे है? त्रिपिटक, आप लोग जानते हैं बुद्ध धर्म का ग्रंथ है, और त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद में निकाय एक भाग है, उसके 10वें भाग में ये लिखा गया है। जातक कथाओं के बारे में ये वर्णन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है गाइस, अगर आपसे पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहां प्राप्त हुई थी, तो वो हो जाएगा कुशीनगर। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसको क्या कहते हैं जो मृत्यु हुई थी? तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका आंसर तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? पेरिस। चलिए मैं यूनेस्को के बारे में इस पूरी डिटेल बता देता हूं कि यूनेस्को कब और क्यों गठित किया गया। देखिए यूनेस्को का गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। ठीक है गाइस, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत इसका सदस्य कब बना यूनेस्को का, तो 1946 में भारत इसका सदस्य बना। और यूनेस्को, इसका मेन काम क्या होता है कि जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट है विभिन्न देशों में, उनको प्रिजर्व करके रखना। और इसका मेन काम एक और है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। ठीक है गाइस, एजुकेशन को बढ़ावा देता है ये, जिसके कारण पॉवर्टी एलिमिनेट होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि यूनेस्को में कितने मेंबर, सदस्य देश कितने हैं, तो वो है 193, और 193 सदस्य देश यूएन में भी हैं। ये भी याद रखिएगा, जितने यूएन में सदस्य देश हैं उतने ही यूनेस्को में है। तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर यूएन का आपको सदस्य देश मालूम है कितने हैं, तो यूनेस्को का भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो आंद्रे अजोले इनका नाम है।
इनका नाम है। ठीक है गाइस, तो ये है यूनेस्को। अगर आपसे पूछ दे कि यूनेस्को की सर्वाधिक हेरिटेज साइट कहां पे है, तो ये टैली है। मतलब इटली और चाइना, इटली और चीन के पास 55 हेरिटेज साइट है। ठीक है गाइस, तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के पास कितनी हेरिटेज साइट है, तो 38 हेरिटेज साइट है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। देखिए, कैबिनेट मिशन तो भारत आया था मार्च 1946 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट दी थी इसने मई 1946। ठीक है गाइस, और इसके सदस्य कौन थे, इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक कोई अलेक्जेंडर करके थे, अलेक्जेंडर। तो देखिए, इसमें पूछा जाता है ये जो 3 मेंबर थे, इसमें अध्यक्ष कौन था, तो इसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, ASCII का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है गाइज, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है गाइज, तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2020 आईपीएल किसने जीता। देखिए, अब तक जो 2020 आईपीएल के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, ये तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ठीक है, और मुंबई इंडियंस ने कितनी बार, 5वीं बार ये आईपीएल का संस्करण जीता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, 2020 में जीता, पिछली साल भी इसी ने जीता था, 2017 में भी जीता इसने, 2015 में जीता, और 2013 का संस्करण मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार इसी ने जीता है। और ये आईपीएल का आयोजन कहाँ हुआ था, यूएई अबू धाबी शारजा स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा मैच खेले गए हैं इस बार। और देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि इस बार जो ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। पर्पल कैप किसको मिला, तो ऑरेंज कैप मिला केएल राहुल को, और पर्पल कैप मिला कागिसो रबाडा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। देखिए, जितनी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। और नर्मदा के बाद अगर देखा जाए लंबाई में, तो ताप्ती, फिर साबरमती, फिर हो जाएगा आपका साबरमती के बाद माही के बाद पेरियार। मतलब नंबर्स ऑफ रिवर हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन मेन अगर आपको कहा जाए तो ये रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, नर्मदा रिवर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है, अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक की पहाड़ियां जो हैं वहां से इसका ओरिजिन है, वहीं से ये निकलती है। और वहीं से सोन नदी भी निकलती है, जो उत्तर की ओर बहते हुए किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। और गंगा नदी में कहाँ मिलती है, पटना में। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नर्मदा नदी पर जो कोई जलप्रपात है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, जलप्रपात कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात।
जलप्रपात अगर आपको पूछ दिया जाए तो वो कहाँ बनता है? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। और ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है जबलपुर, जबलपुर। और इतना सुंदर दृश्य होता है गाइस, आप कभी देखिएगा यूट्यूब में, कि एकदम धवल रंग का, मतलब वहां पे एटमॉस्फियर हो जाता है जहां पर ये धुआंधार वाटरफॉल बनता है और गजब की मनोरम दृश्य होता है। ठीक है गाइस। और अगर आपसे पूछ दिया जाए इस पर कि कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, तो एक डैम बनाया गया इस पर, देखिए एक डैम इस पर बनाया गया है, ओमकारेश्वर डैम, ओमका ओमकारेश्वर रेश्वर बांध। और ये तो बनाया गया एमपी में, मध्य प्रदेश में। और एक बांध बनाया गया है जो गुजरात में बनाया गया है, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है गाइस, ये कहाँ बनाया गया? ये गुजरात में बनाया गया। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे गाइस, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा से कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर पूछ दे कि दुनिया में सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उसका भी आंसर कनाडा हो जाएगा। ठीक है गाइज। अगर आप लोग से पूछ ले कि भारत में तटीय सीमा, सबसे सर्वाधिक किस राज्य की है, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन अगर दक्षिण भारत की पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का वो राज्य है और सर्वाधिक उसकी तटीय सीमा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, सांसद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल याद कर लीजिए 108। इसके तहत क्या होता है कि जो संयुक्त बैठक होती है, इसका बुलावा, उसको बुला कौन सकता है? इसको बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है गाइज। लेकिन इसकी अध्यक्षता जब बुला देता है तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जो ये क्वेश्चन पूछा गया उसका ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसको बुलाता कौन है? तो इसको समन कौन करता है? इसको राष्ट्रपति समन करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो आप लोग बता सकते हैं गाइस कौन थे? हाँ, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है गाइस। अगर पूछ दिया जाए प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था पीए संगमा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछ देता हूं, इसको मैं रब करता हूं। अब इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक समय के लिए अध्यक्ष कौन था? लोकसभा अध्यक्ष कौन था? लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है गाइस। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, मैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करता हूं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? देखिए द ओनली वन सेशन दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, दैट वो क्या था? बेलगांव सेशन, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता
महात्मा गांधी ने कब की थी? 1924। यह मात्र एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो पूछे जाते हैं। देखिए अगर पूछ दिया जाए कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है गाइज। अगर ये इन्होंने कब किया था? 1925 में। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन था, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष अगर बस पूछ दे, भारतीय न लिखे, बस लिख दे पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछ दे और ये न पूछे कि भारत की थी, उन्होंने बस ऐसे पूछ दे पहली महिला अध्यक्ष आईएनसी की कौन थी, तो उसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है गाइस। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917। और ये कहां हुआ था? कलकत्ता सेशन, कलकत्ता में हुआ था। और एनी बेसेंट के दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पहला है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं दोस्त, इनको कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? देखिए पहले तो 24 थे, लेकिन अमरावती हाईकोर्ट बनने के बाद कुल हाईकोर्ट की संख्या हो गई है 25, ठीक है गाइज। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया गया आपसे कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, अगर पूछ दे आपसे कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है, फिर पूछ दिया गया अगर आपसे कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पे है, तो राजस्थान का हाईकोर्ट पूछ दिया गया आपसे। अगर उड़ीसा का हाईकोर्ट पूछ दिया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस। अगर आपसे पूछ दिया कि अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कहां पे पड़ता है, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहां पे पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अगर आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है, तो जबलपुर हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे राजस्थान का पूछ दिया जाए तो हो जाएगा जोधपुर। अगर आपसे उड़ीसा का पूछ दिया जाए तो कटक हाईकोर्ट। अगर आपसे अंडमान निकोबार का पूछ दिया जाए तो ये कलकत्ता के अंतर्गत आ जाता है, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। अगर आपसे लक्षद्वीप का पूछ दिया जाए तो बताइए क्या यह केरल के अंतर्गत आएगा या तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यह केरल के हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा या तमिलनाडु के हाईकोर्ट के अंदर आ गया, ठीक है। चलिए एक दो हाईकोर्ट और मैं आपसे पूछ देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का हाईकोर्ट कहां पे है, ठीक है। इसका आप भी कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा इसका आंसर। और एक और आप लोग बताइएगा कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करता हूं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? देखिए जो समग्र शिक्षा अभियान है ये 2018 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रकाश जावड़ेकर। उस समय ये शिक्षा मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर, जिनको शिक्षा मंत्री थे ये 2018 में, ठीक है गाइस। 2018 में क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो प्राइमरी है और प्राइमरी से 12 तक के जो लड़के हैं, 12 तक के जो बच्चे हैं, इसमें जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारा जाए। शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने की बात की गई थी, ठीक है गाइस। तो ये इसका संबंध किस कक्षाओं के लिए है? प्राइमरी से लेकर 12 तक के बच्चों की कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह समग्र शिक्षा अभियान 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है गाइस। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मिशन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए इंद्रधनुष मिशन अगर आपसे पूछ दिया जाए किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा। और एक इंद्रधनुष अभियान, ये दोनों में अंतर है गाइस। एक इंद्रधनुष मिशन होता है, एक इंद्रधनुष अभियान। जो मिशन है इसमें क्या होता है? टीकाकरण से ये संबंधित है, टीकाकरण। और जो इंद्रधनुष अभियान है
यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बैंकिंग, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैं बता दिया ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो कौन सी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा चेनानी नासरी टनल। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। और इसका दूसरा नाम क्या है, आप लोग क्या जानते हैं? इसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देखिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, और ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने संघीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ये पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। ठीक है गाइज, और देखिए ये इसकी लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी रेल टनल कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग, या उसी का नाम है बनिहाल सुरंग। दोनों एक ही नाम है, बनिहाल सुरंग। अगर आपसे पूछ दे गाइस कि अटल टनल, जो अभी जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, अटल टनल, अटल सुरंग, ये इसका संबंध किस दर्रे से है, तो उसका संबंध है रोहतांग दर्रे से। और यह सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और यह भी एक तरह का रोड टनल है। मतलब ये क्या कहते हैं, रेल टनल नहीं है, ये रोड टनल है, अटल सुरंग। और पहली बात ये है कि ये किससे जोड़ता है, तो ये लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी रेल विद्युतीयकरण वाली सुरंग। ठीक है, इसको वाली कर लीजिएगा, वाली सुरंग कौन सी है और कहां ये बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेरोलोपल्ली से रापुरू के बीच में ये सुरंग बनाई गई है। चेरोलोपल्ली, देखिए ये थोड़ा नाम अजीब हो जाता है साउथ के, चेरोलोपल्ली से रापुरू के बीच में ये सुरंग बनाई है, और ये सुरंग कहाँ पे अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है गाइस, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ी रेलवे जो विद्युतीयकृत सुरंग है वो चेरलोपल्ली से रापुरू के बीच में आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। देखिए इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये जल विवाद है। और सबसे ज्यादा ये विवाद मेट्टूर डैम को लेकर है, जो मेट्टूर बांध है इसी को लेकर ये जल विवाद है। और जो मेट्टूर बांध है किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। देखिए कावेरी नदी पर कितने बांध है मैं आपको बता देता हूं। एक पूछा जाता है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भी किस पर है, यह भी कावेरी नदी पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेट्टूर बांध, तो यह भी कावेरी नदी पर है। एक क्वेश्चन और आता है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, तो यह भी कावेरी नदी पर अवस्थित है दोस्त, इसको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये कौन से राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक में। और शिव समुद्रम कहाँ अवस्थित है, ये आप लोग पिन करके बताइए। और मैं बता देता हूं मेट्टूर डैम कहाँ अवस्थित है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है गाइज, तो चलिए डायरेक्ट अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आप लोग जानते ही होंगे, बेरी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रंतौधी, या एक और रोग होता है जिसको कहते हैं जीरोथेल्मिया। ये क्या होता है, जिसमें आंखें सूज जाती हैं
उसी को कहते हैं, आंखें सूज के मतलब सूख जाती हैं, इसी को कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। ठीक है गाइज। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपसे पूछ दे कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, तो वो थे कैसिमर फंक, कैसिमर फंक। ठीक है गाइस। और कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। यह भी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है गाइज। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। और ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। और जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, टाइगर प्रोजेक्ट आया था, उसके तहत स्थापित होने वाला पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है गाइज। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए मैं क्या बोल गया, आप ध्यान से सुनिए कि 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है। और जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसके तहत स्थापित होने वाला ये पहला टाइगर रिजर्व था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, पहला टाइगर रिजर्व कौन था, पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है गाइज। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये पहला टाइगर रिजर्व और पहला नेशनल पार्क भी बना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और इसका नाम किसके नाम पे पड़ा था, जिम कॉर्बेट के नाम पे। और इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। ठीक है गाइस। तो जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर हैली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पड़ा। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया उसके तहत स्थापित होने वाला यह पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र बना। ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2019 में भारत रत्न किसे मिला। देखिए अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, को भारत रत्न मिल चुका है। और एक बार में सर्वाधिक 3 लोगों को मिल सकता है, एक बार में सर्वाधिक 3 लोगों को भारत रत्न मिल सकता है। और जो एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें ऑप्शन में तो कोई एक ही होगा, लेकिन 2019 में तो 3 लोगों को मिला था और वो थे भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। ठीक है गाइस। तो ये 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो भूपेन हजारिका थे वो कहाँ से थे, तो वो असम से थे, असम के प्रमुख गायक थे। अगर आपसे पूछ ले कि कब ऐसा अपवाद हुआ है जब 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। वो लोग कौन कौन थे, देखिए मैं उनका नाम बता देता हूँ। 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये एक अपवाद है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। आप लोगों ने नाम सुना होगा पंडित रविशंकर, रविशंकर, ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर। और आप लोगों ने इनका भी नाम सुना होगा गोपीनाथ बारदोलोई, ये असम के सीएम रह चुके हैं, असम के ये सीएम रह चुके हैं बारदोलोई।
और एक अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, इनको भी 1999 में भारत रत्न मिला था। और ये पहली बार ऐसा था जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। लेकिन एक चीज और पूछ लिया जाता है कि जो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन थे, इनको किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? देखिए जो 1999 में इनको तो भारत रत्न मिला, लेकिन 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। और किसके 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और किसके लिए मिला था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइस, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं यहां से संबंधित, जिससे आप लोगों को सहूलियत हो। 2 लोग ऐसे हैं जिनको पहले नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, फिर भारत रत्न मिला। यानी इसका अगर पहला अक्षर ले लें न अभ, मतलब नभ, यानी पहले नोबेल मिला फिर भारत रत्न मिला। देखिए कैसे, पहले 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल मिला और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। उसी तरह से 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला और 1999 में अमर्त्य सेन को भारत मिला। तो इसका एक ट्रिक होता है नभ, इसको याद रखे रहिए। नभ मतलब पहले नोबेल मिला बाद में भारत रत्न मिला। नोबेल कब मिला मदर टेरेसा को? 1979 में। और भारत रत्न कब मिला मदर टेरेसा को? 1980 में। उसी तरह से अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? 1999 में। लेकिन एक साल पहले उनको क्या मिल चुका था? नोबेल प्राइज। यानी 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए मिला? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मदर टेरेसा को किसके लिए मिला? शांति के लिए, शांति यानी पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी 98 है कि 19 है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अमर्त्य सेन को 98 में नोबेल प्राइज मिला और 99 में भारत रत्न मिला, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 2 लोग ऐसे हैं, 2 भारतीय ऐसे हैं जिनको पहले नोबेल मिला बाद में भारत रत्न मिला। उनमें से एक मदर टेरेसा और दूसरे अमर्त्य सेन। ठीक है गाइस, चलिए आप लोगों को समझ आ चुका होगा जहां तक मेरी उम्मीद है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इब्न बतूता कहां का नागरिक था? देखिए ये तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को, मोरक्को। और ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर आपसे पूछ ले कि जो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, इसने कौन सी किताब लिखी थी? एक किताब इसने लिखी थी, उसका नाम था रहला। ठीक है गाइस। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? चाइल्डहुड नेम यानी बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था जौना खां। और इसी की याद में जौनपुर, जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में बसाया था? जौना खां की याद में। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां यानी अपने भाई जौन मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर को बसाया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसका आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, इसका आंसर हो गया मोरक्को। और किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी? रहला। और जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था उसका बचपन का नाम जौना खां, जिसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया। और जौनपुर नगर को, यानी जौनपुर जो आजकल यूपी में पड़ता है, आजकल मतलब जो आज यूपी में पड़ता है, उसको पूर्व का सिराज भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया जीवाणु के कारण होने वाले रोग। ठीक है गाइस, तो देखिए उसमें ऑप्शन में था तपेदिक। ठीक है गाइस, तपेदिक दिया था, तो ये जीवाणु के कारण हो जाएगा। और सभी जितने भी ऑप्शन थे, मीजल्स था, मीजल्स, पोलियो, और पोलियो के अलावा एक और रोग था, क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये सभी रोग दिए गए थे और इसमें छांटना था। तो तपेदिक तो हो गया आपका बैक्टीरिया से, मिजल्स हो गया वायरस से, पोलियो हो गया वायरस से, और चिकन पॉक्स भी क्या हो गया? वायरस से। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वायरस, जेनेटिक डिजीज क्या कौन सी हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं,
और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं, तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं इसका ट्रिक बना के आप लोगों को अपकमिंग सेशन में बता दूंगा, जिससे के कारण आप लोग आसानी से मेमोराइज कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए मायोपिया, जो मायोपिया होता है इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगर आपसे पूछ ले मेट्रोपिया, मेट्रोपिया इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। और पूछा गया 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे वो, ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन थे, जेर बोल्सोनारो, बोल्सोनारो। और इस बार पर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बना। ठीक है गाइज, और चूंकि वो उनको जो ब्रिटेन के अपने पीएम है उनको बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, लेकिन वहां कोविड का नया स्ट्रेन के कारण वो नहीं आ पाए। ठीक है गाइज, और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि 17वां जो 17वां गणतंत्र दिवस था उस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन थे, सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा कि 17वें पे कौन थे, सिरिल रामाफोसा। 71वें पे कौन थे, ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। ये कितने पे थे, 71वें गणतंत्र दिवस पर इनको बुलाया गया था। और 17वें पे सिरिल रामाफोसा को। और जो 2021 का गणतंत्र दिवस है इस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस देखिए सुपरसोनिक जो रेंज होती है वो 1 मैक से, तो 1 मैक से ज्यादा और 5 मैक, जैसे जो ये रेंज होती है, मान लीजिए एक्स सुपरसोनिक की रेंज है वो 5 मैक से कम और 1 मैक से ज्यादा, तो ये होता है सुपरसोनिक। और ये ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल। और सुपरसोनिक मतलब इसका जो मैक नंबर है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल, मैक नंबर इसका 1 से ज्यादा और 5 से कम है। ठीक है गाइज, और मैक नंबर क्या होता है मैं पहले इसको बता देता हूं। मैक नंबर होता है, मैक नंबर होता है वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। मतलब क्या हुआ, अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है, देखिए अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है मतलब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम है। और अगर मैक नंबर 1 के बराबर है तो वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। तो ये सभी फेनामेना होता है। यानी अगर ब्रह्मोस का दिया जाए तो ध्वनि की चाल के 5 गुने चाल से ये चलती है ब्रह्मोस। ठीक है, और ये एक तरह की क्रूज मिसाइल होती है। देखिए क्रूज मिसाइल बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रूज मिसाइल क्या होती है और क्या कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है। देखिए 2 तरह की मिसाइलें होती हैं, एक क्रूज, एक होती है बैलिस्टिक। ठीक है गाइस, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे ये मेरा सरफेस है, ये अदर सरफेस है। यहां पे मान लीजिए इंडिया है और यहां पे मान लीजिए पाकिस्तान। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए अमेरिका है। देखिए इंडिया से पाकिस्तान तो की दूरी तो कम है इन कंपैरिजन विथ, अगर इंडिया से अमेरिका की दूरी देखा जाए तो देखिए जो लंबी दूरी की मार करनी रहती है तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करते हैं, और जो
कम दूरी की मार करनी रहती है तो क्रूज मिसाइल का यूज करते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस ये नहीं है, मेन डिफरेंस ये है कि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो सीधा रास्ता फॉलो करती हैं, ठीक है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो परवलयाकार रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ बम्बार्डिंग करती हैं, ठीक है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इसका रेंज ज्यादा होता है, रेंज ज्यादा होने का मतलब ज्यादा दूरी कवर करती हैं, और इसका रेंज इसके कंपैरिजन में, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में इसका रेंज कम होता है क्रूज मिसाइल का। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि यह परवलयाकार पथ को फॉलो करती है, कौन सी मिसाइल, बैलिस्टिक, और यह सीधे सीधे एकदम मार करती है क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस जो है ये वाली है, सीधे सीधे मार करेगी। लेकिन जो पृथ्वी है जो सतह से सतह पर मार करती है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब लंबी दूरी के लिए परवलयाकार पथ को फॉलो करते हुए सीधे डायरेक्ट ये एक्शन लेती है, ठीक है। लेकिन इसके बहुत डिफरेंस है, चलिए मैं आपको मोटा मोटी बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस होता है। कि बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार पथ को फॉलो करती है और जो क्रूज मिसाइल होती है वो सीधा सीधा चलती है, ठीक है, और इसका रेंज ज्यादा होता है बैलिस्टिक का और क्रूज का कम होता है। लेकिन इसके में बहुत डिफरेंस है कि इसमें सिलेंडर लगा रहता है, इसमें नहीं। ये इंजीनियरिंग की बातें हो जाएंगी। चलिए मैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ब्रायोफाइटा का पौधा कौन सा है? तो आंसर जो दिया था उसमें हो जाएगा मॉस, ठीक है। तो इसमें ब्रायोफाइटा का उदाहरण इसने पूछा था कि ब्रायोफाइटा का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया मॉस। उसमें जो आंसर दिया था कि ब्रायोफाइटा वर्ग में कौन सा जीव जंतु आता है, तो इसमें इसका हो जाएगा मॉस। और दो पौधे और भी जो बहुत पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर में, एक होता है हार्नवर्ट, एक होता है लीवर हर्ट, ठीक है गाइस। एक होता है हार्नवर्ट, एक होता है लीवर हर्ट। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वान हर्ट और लीवर हर्ट, ठीक है गाइस। हार्नवर्ट, देखिए ये थोड़ा गलत लिख गया, हार्नवर्ट और लीवर हर्ट और मास तो आप लोग जानते ही होंगे ब्रायोफाइटा संबंधित है। ये जो दो हैं हार्नवर्ट और लीवर हर्ट, ये भी ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं। इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। जादूगोड़ा की खान कहां पे स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। जादूगोड़ा की माइन कहां पे स्थित है? झारखंड। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कहां पे है, सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कहां पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुमले पाले। और ये माइन कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में है? आंध्र प्रदेश की ये है, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है, मिस हो रहा है गाइस। चलिए हाँ, कडप्पा, ये कडप्पा जिले में तुमलेपाले माइन है, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? देखिए हुमायूं नामा के लेखक, उनकी जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है गाइस, हुमायूं नामा लिखा था। देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिए किन दो मुगल शासकों ने अपनी बायोग्राफी स्वयं लिखी? तो वो होता है बाबर, यानी बाबरनामा, जहांगीरनामा, ठीक है। इन्होंने अपनी बायोग्राफी स्वयं लिखी थी। और इन्हीं दो मुगल शासकों का मकबरा भारत के बाहर है। जैसे अगर आप बाबर का देखें तो कहां पे है? काबुल। और जहांगीर का कहां मकबरा है? लाहौर। तो यही दो मुगल शासक हैं जिसका मकबरा भारत के बाहर है। नहीं तो जितने भी मुगल शासक हैं उनका मकबरा भारत में ही अवस्थित है, और बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है, ठीक है गाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी का फुल फॉर्म देखिए, जीएसटी से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जीएसटी, हमारा जो जीएसटी का
इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है गाइज। पहली बात, इसको किस कमेटी के सिफारिश पर लागू किया गया? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया। जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को 2017 में जीएसटी को लागू किया गया। इसको 2017 कर लीजिए, 2017 में जीएसटी को लागू किया गया। और अगर आपसे पूछे कि जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का शो यहीं तक था, और मैं अब सोच रहा हूं कि जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं, जैसे जो एनटीपीसी का अभी आज है 25 तारीख, तो आज तो एग्जाम था नहीं, तो जो एग्जाम होंगे, जैसे 24 फरवरी के जो पेपर है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं। और ये तो ज्यादा पुराना हो गया, दिसंबर के ये क्वेश्चन पेपर थे, लेकिन मैं जितने भी एनटीपीसी के सेट हुए हैं, जितने भी उसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी को मैं सिलसिलेवार ढंग से डील करूंगा। अगर हम लोग की मेहनत, गैनीमीट टीम की मेहनत अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो, तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी खामियां हैं मेरे में, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेगा, ताकि मैं अपने कमियों को सुधार सकूं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।